5 जून 2024 नासा ने स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट का एक रॉकेट लॉन्च किया। इस रॉकेट को लॉन्च करने का मकसद था फ्लाइट टेस्ट और साथ ही साथ स्टारलाइन कंपनी की काबिलियत को भी टेस्ट करना, क्योंकि हाल ही में इस कंपनी के बनाए हुए काफ़ी सारे प्लान क्रैश हुए थे। इसलिए ही इस स्टारलाइन मिशन का नाम बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट रखा गया। इस मिशन की ड्यूरेशन सिर्फ 8 से 10 दिन थी और इसमें 2 इंतहाई एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स बैठे थे। फर्स्ट को पायलट सुनीता विलियम्स, जो कि इस मिशन से पहले भी 322 दिन स्पेस में रह चुकी थी और इस एक्सपीडिशन से पहले ये एक्सपीडिशन 14, 15, 32 एंड 33 का भी पार्ट थी और इसके साथ साथ ये एक्सपीडिशन 33 की कमांडर भी रह चुकी थी। एंड सेकंड थे बच फिल्मोर, जो कि इस मिशन से पहले भी 178 डेज स्पेस में रह चुके थे। ये मिशन सिर्फ 8 दिन का ही था, बट अनफॉर्चुनेटली ये मिशन 8 दिन से 9 महीनों में बदल गया। इस फेलियर के क्या रीजंस थे, आइए जानना शुरू करते हैं। लॉन्च हो जाने के अगले दिन 27 घंटे बाद 1:34 पर ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करने लगता है। इनिशियल फेज में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। स्पेसक्राफ्ट ने ISS तक सेफ डॉकिंग किया और दोनों एस्ट्रोनॉट्स हैप्पीली स्पेस स्टेशन में एंटर कर लेते हैं। लेकिन लॉन्च से पहले ही इस स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक डिटेक्ट किया गया था। हीलियम वो मेन गैस होती है जिसकी वजह से propulsion सिस्टम चलता है और स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स को फायर किया जाता है। जब ये स्पेसक्राफ्ट ISS से जाकर अटैच होता है यानी डॉक करता है, तो एग्जैक्टली इसे लाइन पर लेकर आना, डॉक करना, अनडॉक करना, ये सब इन्हीं थ्रस्टर्स के जरिए होता है। अगर हीलियम लीक ज्यादा बढ़ जाए तो स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल लूज हो सकता है। नासा एंड बोइंग इंजीनियर्स ने बताया कि एक डिफेक्टिव सील की वजह से हीलियम लीक कर रहा है, बट ये इश्यू मैनेजेबल है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए 5 जून को इसे लॉन्च कर दिया जाता है। And liftoff of Starliner and Atlas V, carrying 2 American heroes, drawing a line to the stars for all of us. लेकिन लॉन्च के 2 घंटे बाद 2 लीक्स और देखे जाते हैं और इस स्टारलाइन के स्पेस स्टेशन में डॉकिंग के बाद भी एक और लीक डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि 4 अलग अलग लीक्स इस स्पेसक्राफ्ट में डिटेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा डॉकिंग से कुछ घंटे पहले पता चलता है कि 28 थ्रस्टर में से 5 थ्रस्टर ठीक से काम ही नहीं कर रहे थे। इसको देखते हुए स्पेसक्राफ्ट कमांडर बच फिल्मोर मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और ग्राउंड पर मौजूद इंजीनियर्स के साथ काम करके ये थ्रस्टर को रीसेट करते हैं और दोबारा से फायर करते हैं। अब इन 5 में से 4 थ्रस्टर्स वर्क करने लगते हैं और स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली स्पेस स्टेशन में डॉक कर जाता है। अब इन प्रॉब्लम्स के बाद ये सवाल सामने आ रहे थे कि क्या दोनों एस्ट्रोनॉट सेफली स्पेसक्राफ्ट में वापस आ सकते हैं। इसलिए 6 जून के बाद नासा और बोइंग कंपनी मिलकर कुछ हॉट फायर टेस्ट करते हैं इन थ्रस्टर्स को चेक करने के लिए, और तब ये चीज नोटिस में आती है कि ये थ्रस्टर्स ओवरहीटिंग की वजह से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे हैं और इनको ये भी पता लगता है कि कैप्सूल के मैनुअल कंट्रोल सिस्टम पर डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर की वजह से ये ओवरहीटिंग हो रही है। अब इसके बाद ये कंफर्म नहीं था कि वापस आते वक्त ये स्पेसक्राफ्ट ओवरहीट करेगा या नहीं, इसलिए नासा इमीडिएटली डिसाइड करता है कि स्टारलाइनर बिना एस्ट्रोनॉट्स के वापस अर्थ पर आएगा और इतने वक्त दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे। लेकिन स्पेस स्टेशन में इनके फंसे रहने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग वहाँ किसी भी डेंजर में थे, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 350 फीट से ज्यादा लंबा है। यहाँ काफी लोग आराम से रह सकते हैं। यहाँ लिविंग और वर्किंग स्पेस भी काफी बड़ा है। यहाँ पर खाने पीने कपड़े हर चीज का प्रॉपर इंतजाम भी है, यानी कि कंफर्टेबल रहने के लिए और सरवाइव करने के लिए स्पेस स्टेशन काफी है। एक चीज और, ईयर 2000 से अब तक ISS को ज्यादा वक्त के लिए अकेला नहीं छोड़ा गया है। उस वक्त एक्सपीडिशन 71 के मेंबर्स वहां मौजूद थे, जो कि 24 सितंबर 2024 को कंप्लीट होने वाला था और इसके बाद इनकी जगह एक्सपीडिशन 72 के मेंबर्स इनकी जगह पर ISS में जाते। इस हिसाब से नासा ने बताया कि बच और सुनीता अब एक्सपीडिशन 71 और 72 दोनों ग्रुप्स का पार्ट बन गए हैं।
यहाँ इस चीज को बताने का असल मकसद ये था कि डच और सुनीता जी वहाँ खाली नहीं बैठे थे। वो इन दोनों ग्रुप्स के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। लाइक एक्सपेडिशन 71 में रिसर्च कर रहे थे स्पेस बोटानी पर, यानी कि स्पेस में फ्लावर्स कैसे ग्रो करते हैं, स्पेस कोस्ट फ्लूइड शिप्स पर, एल्गी बेस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर, और इसके साथ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज और थेरेपीज पर भी रिसर्चेस कंडक्ट की जा रही थी। नाउ ऑन 18 मार्च 2025, ऑलमोस्ट आफ्टर 9 मंथ्स, सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर अर्थ पर सेफली वापस आते हैं। बट इस बार उनका रिटर्न बोइंग स्टारलाइनर से नहीं बल्कि स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल में हुआ। नासा के स्टीव स्टिच ने स्टारलाइनर के स्पेसक्राफ्ट को काफी कैपेबल बताया। उनका मानना था कि ये कोई बहुत ज्यादा खराब स्पेसक्राफ्ट नहीं है, बट इससे पहले जो 2 टेस्टेड मिशन हुए थे स्टारलाइनर के, जिसमें किसी इंसान को नहीं बैठाया गया था, उसमें से भी एक फेल रहा था। 20 दिसंबर 2019 को बोइंग स्टारलाइनर का फर्स्ट मिशन हेल्ड हुआ था, जिसका नाम ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट था। ये टेस्ट बिना इंसान के हुआ था। इसमें एक पुतले को बैठाया गया था जिसका नाम रोजिदा रोकेटर था। इस मिशन का मेन पर्पस था 8 दिन स्पेस में स्पेंड करना, ISS में डॉक करना और फिर अनडॉक करके वापस आ जाना। बट 2 दिन के बाद ही इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया था क्योंकि स्टारलाइनर ISS में डॉक ही नहीं कर पाया था। फिर इसके डॉकिंग न कर पाने के रीजंस को फाइंड करने के लिए नासा और बोइंग कंपनी ने मिलकर एक जॉइंट रिव्यू टीम बनाई, जिसमें इस टीम के एक्सपर्ट्स ने कम से कम 80 रिकमेंडेशंस दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इनके पीछे का रीजन भी स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स ही थे, जो सही टाइम पर फायर नहीं कर पा रहे थे। और इसके पीछे का रीजन था कंप्यूटर सिस्टम का मिसकैलिब्रेट करना टाइमिंग को। स्टीव स्टिच ने भी उस वक्त ये बोला था कि नासा बोइंग को सफिशिएंट ओवरसाइट नहीं प्रोवाइड कर पाया है, जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली है। इसके बाद दूसरा टेस्ट 19 मई 2022 को हुआ था ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 के नाम से, और ये सक्सेसफुल भी रहा था। बट स्टिल इस टेस्ट में भी कुछ ग्लिचेस देखने के लिए मिले थे जो थ्रस्टर्स के रिगार्डिंग ही थे। तब स्टारलाइनर कंपनी में जो प्रॉब्लम्स देखी गई थी वो सिर्फ स्पेस तक ही लिमिटेड नहीं थी, बल्कि एज एन एयरलाइन कंपनी भी इसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था कुछ सालों से, जिसके पीछे का मेन कॉज था बोइंग के न्यू मैक्स 737 कमर्शियल एरोप्लेन्स के डेडली फेलियर्स। 2018 में एक फॉल्टी सेंसर की वजह से लोयन एयर फ्लाइट 610 इंडोनेशिया में टेक ऑफ करने के कुछ वक्त बाद ही क्रैश कर गई थी, और प्लेन में बैठे पैसेंजर्स और क्रू में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया था। इसके बाद 2019 में एथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 के साथ भी यही सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। इस बार पता चलता है कि बोइंग ने जो सॉफ्टवेयर इस प्लेन में इंस्टॉल किया था वो ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कुछ केसेस में प्लेन का कंट्रोल पायलट से छीन लेता था। इसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन में बैठे सारे लोग मारे गए। फिर 5 जन 2024 की बात है, अलास्का एयरलाइन बोइंग 737 मैक्स का एक प्लेन जो कि पोर्टलैंड से ओंटारियो जा रहा था USA में, जैसे ही वो 16,000 फीट तक पहुंचा था वैसे ही प्लेन का एक डोर पूरी तरह टूटकर बाहर निकल गया था और लोगों के फोन्स, कंप्यूटर, पेपर सब कुछ बाहर चले गए थे। लकीली पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट वेयर की हुई थी तो पैसेंजर सेफ रहे थे। फिर जब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि इनके हार्डवेयर्स में प्रॉब्लम है। जो बोल्ट्स डोर में लगे हुए हैं उनको एडिशनल टाइटनिंग की जरूरत है, और आज भी इस कंपनी को टेक्निकल फेलियर्स और सेफ्टी रिस्क की वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और इन सब इंसिडेंट्स का पूरा ब्लेम भी इसी कंपनी पर जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे।